हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया रेक्टिलिनियर मोशन को हम देख रहे थे और उसका डेरिवेशन अपन लोग कर रहे थे। और एक ये ना मैंने इंटीग्रेशन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा जिन्होंने वीडियो देखी है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मूला में बता गई थी, हिंट भी दे गई थी, आपको बता भी गई थी कि कैसे होगा। तो देख लीजिए एक बार फटाफट मेथड देख लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले पावर का करोगे। पावर मतलब इसको ऊपर ले जाओ, मतलब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ई प्लस एफ एक्स की पावर माइनस हाफ, ऊपर ले जाऊँगी तो माइनस हाफ, फिर पावर का करूँगी तो क्या होगा माइनस इंटीग्रेटिंग, तो ठीक है ना, माइनस हाफ। अच्छा सॉरी, मैं डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रही हूँ। ऊपर लेके जाओगे तो पावर कितनी बनेगी, माइनस हाफ बनेगी, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगी, ई प्लस एफ एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन मतलब हाफ, और नीचे माइनस हाफ प्लस वन मतलब प्लस हाफ बनेगी ना। अब किसका करो, अब आप करो किसका, ब्रैकेट का। और ब्रैकेट का जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करो। ठीक है ना, ब्रैकेट का जब अपन करते हैं तो वो एक्चुअली होगा डिफरेंशिएशन, पर वो अपॉन में आएगा। अब ये सारी चीज़ें आप अपन जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन थोड़ी सिखाने बैठूंगी फर्स्ट ईयर में। तो नीचे वाले का जब आप करोगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ होगा, पर वो आएगा कहाँ, बटे में आएगा, वन अपॉन एफ। ठीक है ना, हम जानते हैं। और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स तक। और इधर तो अपन कर ही चुके हैं ऑलरेडी इंटीग्रेशन, टू अपॉन एम की पावर हाफ इंटू टी। ठीक है, देखिए ज़रा, इसी को आगे कर रही हूँ। ठीक है ना, ये वन बाई टू तो ऊपर चला जाएगा, टू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टू अपॉन एफ बन जाएगा, टू अपॉन एफ है ना। और ई प्लस हाफ की पावर, ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ, और लिमिट जीरो से एक्स तक, और इधर कितना, टू अपॉन एम की पावर हाफ इंटू टी। ठीक है भाई, लिमिट रख दो। लिमिट जब आप रखोगे तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट रखोगे तो यही चीज़ मिलेगी, टू अपॉन एफ ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये अंदर वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगी, टू अपॉन एफ की पावर, टू अपॉन एफ ई की पावर हाफ, और इधर तो आपका चल ही रहा है, टू अपॉन एम की पावर हाफ इंटू टी। सही बात है। अब आप क्या करो, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप उसे कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मर्जी है आपकी, तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो टू अपॉन एफ ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, ये टू अपॉन एफ ई की पावर हाफ प्लस का हो गया, और प्लस टू अपॉन एफ की पावर हाफ इंटू टी। इस एफ बाई टू को इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ, और जब आप इसे टू बाई एफ को इधर लेकर के जाओगे तो एफ बाई टू बन के जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ई की पावर हाफ, और इधर क्या बचेगा, इधर जाएगा ये एफ बाई टू है ना। तो क्या लिखोगे, एफ बाई टू, टू अपॉन एम की पावर हाफ इंटू टी, यही बनेगा। ठीक है भाई, अब दोनों तरफ क्या कर दो आप, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, है ना। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से ये होगा कि इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी। ठीक है ना, तो करो ज़रा इसको सॉल्व, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर जब आप करोगे तो इधर क्या बचेगा, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, एक्स तभी निकलेगा जब स्क्वायर करूँगी, ई प्लस एफ एक्स। इधर स्क्वायर करोगे तो ई की पावर हाफ ई बन गया, इसका स्क्वायर ई की पावर हाफ का स्क्वायर, और देन क्या बनेगा, एफ स्क्वायर बाय फोर, टू अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी तो आएगा, तो टू ई की पावर हाफ एफ बाई टू, और टू अपॉन एम की पावर हाफ इंटू टी, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दिखने में समस्या आ रही है तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं समझाती तो जा रही हूँ आपको। अब देखो क्या बचा, ई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस दो दूनी चार, तो कितना बच गया, एफ स्क्वायर बाई टू एम,
साथ में टी स्क्वायर, और इधर क्या क्या कट गया, इधर आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, क्या बच गया आपके पास बच गया एफ, और ये ई की पावर हाफ यहाँ भी है और 2/m के साथ भी है, तो मैं इनको एक साथ लिख रही हूँ 2e/m की पावर हाफ इंटू टी। समझ में आ गई ये इक्वेशन, समझ में आ रही है आपको, तो फिर आपका काम सही है। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो वीडियो को वापस से देखिए, मैंने सब सिंपल तरीका बताया, सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर ब्रैकेट का कीजिए, ब्रैकेट का एक्चुअली डिफरेंशिएशन होगा पर वो बटे में आएगा, बस फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, और फिर मैंने कहा एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ों को उधर लेकर स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना, अब आ जाओ यहाँ से मुझे क्या चाहिए, अच्छा देखो यहाँ से देखो ई से ई कैंसिल हो रहा है आपका, ई से ई कैंसिल हो रहा है और एफ भी कॉमन आके कट रहा है, इधर भी एफ है और इधर, इन दोनों में से एफ तो कॉमन ले ही सकते हैं अपन, जब एफ भी कॉमन आके कट जाएगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जरा देखें, इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन वापस से लिख रही हूँ, मेरे पास क्या आई है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एफ 2e/m की पावर हाफ इंटू 2। ठीक है, दोनों तरफ से आप ना f लेकर के कॉमन काट दीजिए, तो आपके पास x कितना बचेगा, x बचेगा आपके पास एफ स्क्वायर टी, नहीं f तो कट जाएगा ना, f कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस f कट जाएगा 2e/m की पावर हाफ इंटू टी। अब ये इक्वेशन थोड़ी जानी पहचानी सी नहीं लग रही क्या, इस इक्वेशन की आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन न्यूटन की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई पढ़ रखेंगे नहीं, उसके जैसी ही तो इक्वेशन है ये, बस मैं इसको सीधा कर देती हूँ तो आपको पूरा पहचान में आ जाएगा। 2e/m की पावर हाफ इंटू टी प्लस एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m। इसको इससे कंपेयर करो, अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको u कितना मिलेगा, 2e/m की पावर हाफ, और एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, f/m मिलेगा कि नहीं, क्योंकि होता भी है एक्सेलरेशन तो f/m ही तो होता है। तो दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नो सॉरी, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो F/m में होता है, तो न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण है ये। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको, कितना नंबर डालें, अभी तक अपन ने कितने डाले थे, यहाँ पे 3 डाले थे, है ना, तो 3 के बाद अपन इसको 4 डाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन 4 इज इक्विवेलेंट टू दी न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो उससे अपन को क्या पता चलेगा, बता भी देती हूँ कि कैसे उसकी इक्वल आएगी। देखो, क्योंकि E बराबर क्या होता है, हाफ m, u स्क्वायर कह दो या फिर v0 स्क्वायर कह दो, है ना। तो अगर आप u कह रहे हो तो u कह दो, v0 कह रहा है तो v0 कह दो, क्योंकि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v0 भी हम इनिशियल वेलोसिटी को ही बताते हैं। तो अगर आप u निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 2e/m की पावर हाफ ही तो आएगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी तो होती है ना। तो इसके अलावा एक्सेलरेशन a कितना होता है, F/m होता है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई, ये बनेगी x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मोशन किसके लिए इक्वेशन होती है, ये कण की गति की समीकरण है, और कब है, जब पार्टिकल कब कैसे मूव कर रहा हो, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 4 यहाँ तक निकाल लिया, आपका डेरिवेशन सही है, समझ में आ गई। ये तो जस्ट इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए बताया मैंने, और इक्विवेलेंट में मैंने बता दिया कि इसको इससे कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू ये आएगी और a की वैल्यू ये आएगी। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब भी कोई कण किसी संरक्षी बल के अंतर्गत गति करता है तो उसकी गति कैसी होती है, हमेशा
सरल रेखीय होती है, क्योंकि ये जो न्यूटन की समीकरण होती है ये किसी सरल रेखीय गति करने वाले कण के लिए होती है। और हमने सारा डेरिवेशन किसके लिए किया, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले कण के लिए किया। और लास्ट में क्या रिजल्ट निकाला कि कण की इक्वेशन जो आती है हमारे पास वो कैसी आती है, न्यूटन की गति के समीकरण जैसी आती है। तो इसका मतलब जब भी कोई कण संरक्षी बल के अंतर्गत गति करेगा तो उसकी मोशन कैसी होगी, रेक्टिलिनियर होगी, यानी कि सरल रेखीय गति होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर it is proved that if particle is moving in one dimension, particle is moving under conservative force, then its motion will be रेक्टिलिनियर। हिंदी में बता देती हूँ, अतः सिद्ध होता है कि जब भी कण संरक्षी बल के अंतर्गत गति करेगा तो उसकी गति कैसी होगी, रेखीय गति होगी। बात समझ में आ गई। तो ये डेरिवेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, आता है पेपर में। तो पूरा अगर आपको स्टार्टिंग में कोई इशू रहा है टॉपिक को लेकर के तो आप उसको देख लेना, है ना, क्योंकि आप उसको वापस से रिवाइंड करके वापस से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। फिजिक्स जैसा तो बीच बीच में कहीं आता है, अदरवाइज ये सारा मैथमेटिक्स चल रहा है। यहाँ पे भी ये पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स अच्छी है तो डेरिवेशन को करने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और ये आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, यूनिट सेकंड का, फिर अपन यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा कण की गति की विवेचना, ठीक है। और यही सेम टॉपिक आपका थर्ड यूनिट में भी मिलेगा आपको, ठीक है, यही सेम टॉपिक। तो ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, सेकंड यूनिट में भी और थर्ड यूनिट में भी वही सेम का सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे भी। तो वहाँ नहीं करवाऊंगी मैं, यहीं करवाऊंगी। तो हम क्या लिखेंगे, स्थिति, हेडिंग डाल सकते हैं आप, हिंदी में बोल रही हूँ, स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा कण की गति की विवेचना, ठीक है। डिस्कशन ऑफ potential energy curves, potential energy curves and motion of particle, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा समझने पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो जितना समझोगे, फिजिक्स तो है ही ऐसा सब्जेक्ट, पूरी तरीके से लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन नहीं चलता इसमें, सही है। तो हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि हमें एक कण है और वो कैसा गति कर रहा है, वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, सरल रेखीय। तो उस सरल रेखीय गति में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको अगर हमें हल करना है तो हल करने के लिए अपन ने ये सिस्टम उठाया है, ठीक है। तो हम ये मान के चल लेते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल is moving along x direction, ठीक है। then its potential energy सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगी, आपने x कह दिया तो x का फंक्शन होगी। then its potential energy ux, है ना, is function of only x वेरिएबल, ठीक है। राइटिंग को लेकर के थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं धीरे धीरे लिखूं, ठीक है ना। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, एक्स का ही फंक्शन होगी, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, सिंस फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को संरक्षी बल की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं। और ये हम जो है आप बुक में देख लेना, जो बच्चे मेरे कॉलेज के अलावा बच्चे हैं वो बुक में देख सकते हैं, सिंपल डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी कॉलेज में मैं ये करा चुकी हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू, ठीक है ना। अब ये ग्रेडियंट क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है, वो बताता है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब, ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता शब्द का मतलब है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज है। अब डिस्टेंस तो हमारे पास ओनली एक्स डायरेक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको ये वाली बात,
ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग ओनली एक्स डायरेक्शन, तो चेंज इन डिस्टेंस इज ओनली एक्स डायरेक्शन, नॉट ओनली वाई, नॉट इन जेड। तो वाई और जेड से कोई लेना देना नहीं है, चेंज सिर्फ कहाँ होगा, एक्स में ही होगा। इसलिए मैंने इस ग्रेडियंट में सिर्फ एक्स वेरिएबल को दिखाया, हालांकि इस ग्रेडियंट में एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है, तीनों आते हैं। इफ़ चेंज इन द पोटेंशियल इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, तीनों के रेस्पेक्ट में है, तो हम ग्रेडियंट में फिर यहाँ पे एक्स भी बताते हैं, वाई भी बताते हैं, जेड भी बताते हैं, लेकिन सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में चेंज है। तो फाई क्या होगा, सॉरी एफ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल, ठीक है। और माइनस डी यू बाई डी एक्स, यू है पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिर्फ एक ही का फंक्शन है एक्स का, इसलिए इसमें चेंज भी एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। और हम इस डेफिनेशन को जानते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। तो कुछ चीज़ें अगर आपकी कैसी है, बेसिक कमज़ोर है, या कुछ चीज़ें अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि देखने में कि हमने पढ़ी नहीं है, तो भाई उसके लिए बुक की हेल्प लो। बुक में ये सारी चीज़ें होती हैं, पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं शॉर्ट रास्ता, हम शॉर्टकट चाहते हैं कि हमें छोटे रास्ते पे चल के सब कुछ मिल जाए। तो भाई छोटे रास्ते से हो सकता है कि आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप सब कुछ खो भी दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद भी मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए। हर चीज़ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई और बताता है, ठीक है ना। मैं तो सारी चीज़ें बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर सिलेबस फिर बहुत लेंदी जाता है, ऑलरेडी बहुत लेंदी है, और हर चीज़ को लेकर के समझा करके फिर भी मैं बता करके चलती हूँ। पर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है तो आप उसके लिए बुक को फॉलो कीजिए, बुक में वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो टीचर सिर्फ गाइड करेगा, मेहनत आप लोगों को भी करनी है मेरे साथ, तो ही चीज़ें सेटल होती हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। तो धीरे धीरे जो जो चीज़ मैं आपको बोलती जाती हूँ, तो वो आप देख लिया करो एक बार, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है अपन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा। तो ये कम से कम 2 वीडियो लेकर के जाएगा ये वाला टॉपिक, और अच्छा टॉपिक है, समझने का टॉपिक है, आराम से डिस्कस करेंगे इन वन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।